Hi guys, welcome back to the channel. This is the part 6 of our PYQ series of कोल इंडिया, जहाँ पे हम 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2020 वाला पेपर सॉल्व कर लिया है और उसका पूरा वीडियोस जो होगा आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाने हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट सिक्स ऑफ अवर PYQ सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे हम 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके पहले यदि आपने 2020 और 17 वाले और वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसी चैनल में कोल इंडिया के मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है और मैंने स्टार्ट भी किया है वन शॉट चीज़ें भी स्टार्ट की है कुछ सब्जेक्ट्स के। जैसे टीओसी की ट्रिक्स के 2 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं और मैं वन शॉट वीडियोस डालूंगा। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो हमने बनाई है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ स्टार्टिंग में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट। लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अभी इंक्लूड किया है हमने, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आया है तो हमने उसको इंक्लूड किया है। ऑल्सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया है, टीओसी है, ओएस है, सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमारे पास एंड ऑल्सो फुल लेंथ टेस्ट भी हमारे पास है। तो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। बाकी प्रैक्टिस सीरीज अपनी चली रही है यूट्यूब पे, तो वो तो मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस करना है इंटरफेस के थ्रू जाके, यू कैन गो देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के आते हैं और सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टोटल स्पेशलाइजेशन कंस्टेंट इज ट्रू? दिस इज फ्रॉम द डीबीएमएस। ओके, टोटल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एवरी एंटिटी इन द सब क्लास मस्ट बी मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। गलत। टोटल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि एवरी एंटिटी इन द सुपर क्लास मस्ट बी मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन सब क्लास इन द स्पेशलाइजेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टोटल स्पेशलाइजेशन की जो जितनी भी एंटिटी सुपर क्लास में है वो एटलीस्ट सब क्लास की किसी न किसी सब क्लास की एक मेंबर होनी ही चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। दीज ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस। 2017 में क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो ये आप इसको मैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान सकता हूँ, क्योंकि आप टोटल स्पेशलाइजेशन वगैरह नहीं पढ़े रहे होंगे, तो इसको हम मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। बट इट इज ऑफ द 2017 को पेपर, क्योंकि हमें पता है कि कुल इंडिया का 2017 एंड 2020 में ही पेपर हुआ है। ठीक है, 21 से वो गेट एग्जाम के गेट स्कोर के थ्रू लेने लगे थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, सो दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। In a B tree of order m, in a B tree of order m, m greater than 1, every non-leaf node expect the root node has the number of children between। ओके, तो हमें पता है कि बी ट्री में ये रूट होता है, फिर हमारे पास ऐसे क्या होता है, चिल्ड्रंस होते हैं। बाइनरी ट्री में 2 ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास बी एंड बी प्लस में बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। सो ऑर्डर अगर एम दिया है, ऑर्डर एम दिया है, ऑर्डर एम का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ एनी नॉन लीफ रूट नॉन लीफ नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जो होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर कितना दिया है, एम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितना होगा, एम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितना होगा, एम होगा। तो यहाँ पे हैज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन, तो मैक्सिमम तो एम होगा, मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है सील ऑफ एन बाय फ्लोर ऑफ एम बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम जो ये प्री डिफाइन है कि मिनिमम एम बाई 2 होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना हो सकता है, एम हो सकता है। So m by 2 and m is answer. So this one is the answer. This is not answer. This is the seal value. This is the floor value. ठीक है. So these all are the wrong options and option number B is the correct answer. ठीक है. चलो, तो ये B और B प्लस 3 का वन शॉट वीडियो मैं डाल दूंगा, मैं बना चुका हूँ वीडियो, मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा B एंड B प्लस 3 के जो क्वेश्चन आते हैं वो बन जाएंगे आपसे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन को समझते हैं। और मेन चीज ये होती है कि नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आपको टिक जरूर करना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल एसएसएस इज फॉल्स? एसएसएस जो होता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल होता है, सो कौन सा फॉल्स है? एसएसएस कैन नॉट बी यूज फॉर फाइल ट्रांसफर एंड ईमेल टास्क। गलत। एसएसएस का यूज हम करते हैं फाइल ट्रांसफर वगैरह के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एसएसएस प्रोवाइड्स सिक्योर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। दिस इज ट्रू। यहाँ पे सिक्योर लिखा है तो वहां से ही आप इसको सही मान सकते थे। SSH runs on the top of the TCP/IP protocol suite. This is also correct. SSH is a network protocol. This is also correct. So यहाँ पे हम जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो फॉल्स है कि हम SSH का यूज नहीं कर सकते फाइल ट्रांसफर में एंड ईमेल टास्क में, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज द फॉल्स ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स। ठीक है, एंड बी सी डी आर द करेक्ट आंसर्स। दिस आर द थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ द लाइक सीएन का ये क्वेश्चन था। Which of the following statement is incorrect with respect to the pointers declared in the following C program?
कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पॉइंटर के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि हम पॉइंटर का हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को हम ऐड कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तीनों चीज कर सकते हैं, बट वी कांट, सॉरी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कांट ऐड। हम दो पॉइंटर्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक पॉइंटर 100 है और जैसे मान लो एरे स्टोर है 100, 102, 104, 106 ऐसा है, ठीक है, 110 ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे अभी अभी मान लो ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है, पॉइंटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q माइनस P? Q माइनस P का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है, दैट इज अ 2। Q माइनस P मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एलिमेंट्स। P प्लस 1 का मतलब हो जाएगा P प्लस 1 ये हो जाएगा, P प्लस 1 तुम्हारा वो 102 हो जाएगा। Q माइनस 3 क्या हो जाएगा, Q माइनस 3 हो जाएगा 100 हो जाएगा। Q माइनस 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बट P प्लस Q अगर मैं बात करूं, अगर 100 प्लस 106 पॉइंटर्स का एडिशन का कोई सेंस नहीं है इन दी सी प्रोग्रामिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट एंड ऑल आर द करेक्ट आंसर्स। आई होप यू गॉट इट। पॉइंटर का वन शॉट भी मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कंसीडर द प्रोसेसेस डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। What will be the completion order of the processes under the FCFS and the Robin round? हाँ ठीक है, रॉबिन राउंड में क्वांटम टाइम टू यूज करना है, स्केजुअलिंग पॉलिसीज दी हुई है, ठीक है, दो हमारे पास। हम एफसीएफएस में कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे एंड राउंड रॉबिन में। एफसीएफएस में देखो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होता है, तो सबसे पहला P3 हो जाएगा, क्योंकि P3 हमारा क्या है, सबसे पहले आया है। फिर हमारा P2 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो एफसीएफएस में तो कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, तो P3 P2 P1 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, P1 पहले नहीं होगा, क्योंकि बस यहाँ पे अराइवल टाइम 3 है इसका, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। सो बी और सी में से सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे एफसीएफएस में P3 P2 P1 दिया हुआ है। तो राउंड रॉबिन का भी यूज करके हम देख लेते हैं। चलो, एफसीएफएस आपको समझ में आया? एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका अराइवल टाइम जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करो। P3 पहले आया, फिर P2 आया, फिर हमारा P1 आया, तो ऐसे हमारा जो हो जाएगा। रॉबिन राउंड में देखते हैं। चलो, टाइम क्वांटम कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो हम देखें, अगर टाइम नंबर फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 575, तो यहाँ पे हमें ज्ञान चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा क्या है, सबसे पहले अराइवल टाइम किसका है, P3 का है। सबसे पहले क्या है, P3 आया, ठीक है, P3 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, P3 का टाइम कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। और 0 और 2 पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 और 2 तक हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ना टाइम 2 पे हमारे पास क्या क्या है, अब देखो हमारे पास जो क्यू में पड़ा होगा टाइम 2 पे, अगर आप ध्यान दो, टाइम 2 पे हमारे पास कौन कौन है टाइम 2 पे, एट टाइम 2। हम 0 पे अगर देखें, 0 पे हमारे पास केवल क्या था, P3 था, ठीक है, P3 था ना। P3 को हमने दो टाइम एग्जीक्यूट किया, 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया, टाइम 2 टाइम्स, क्योंकि टाइम क्वांटम कितना है, 2 है। उसके बाद हमारे पास टाइम 2 पे हमारे पास P2 है, और हमारे पास पेंडिंग कौन है, P3 भी पेंडिंग है। टाइम 2 पे हमारे पास 2 है, P2 और P3, हम क्यू में डालते जाएंगे ऐसे। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट P2, तो हम एग्जीक्यूट करें P2 को, कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, 4 तक एग्जीक्यूट करेंगे। 4 तक क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। P2 को हमने क्या किया, 4 तक हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो 4 तक हमने एग्जीक्यूट किया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम P2 को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो हम ध्यान देंगे कोई प्रोसेस और आ चुका है, यस, टाइम 3 पे हमारा P1 आ चुका, तो हमने P1 को डाल दिया यहाँ पे, और P2 को भी क्या कर दिया, डाल दिया। समझ में आया क्या? और P2 का हमारा टाइम कितना हो चुका है, अभी 2 अगर एग्जीक्यूट करते तो कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा। अब सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, P3 P1 P2 हर बार, ठीक है। तो पहले P3 को एग्जीक्यूट करो, P3 को एग्जीक्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम कितना बचेगा, 1, ठीक है, P3 यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, P1 को एग्जीक्यूट किया। जब P1 को एग्जीक्यूट करने गए तो कितना टाइम बचा हमारे पास, P1 को एग्जीक्यूट करने गए, और P3 को फिर से हम इसके पीछे डाल देंगे क्यू में, क्योंकि अभी बाकी हुआ है, ठीक है। P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट किया तो कितना टाइम बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे हम लिख देंगे P1 कहाँ तक, 8 तक जाएगा, ठीक है। चलो, P1 को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से बैक इस पीछे डाल दो। फिर P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, P2 का हमारा टाइम कितना है, 5 है, तो इसका कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, P2 10 हो जाएगा। P2 को वापिस इसमें डाल दो, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर P3 को एग्जीक्यूट करेंगे हम, P3 को एग्जीक्यूट किया हमने, तो कितना बचा, टाइम कितना लगेगा, 1 लगेगा, तो P3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और टाइम कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा। P3 को अब डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम कितना हुआ है, एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ P1 P2 सीक्वेंस फॉलो करेंगे, P1 के बाद P2, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो टाइम कितना बचेगा, यहाँ पे P1 हो जाएगा, फिर P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15, तो P1 का 1 बचा, और P2 का कितना बचा, 1 बचा। नाउ हम इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे P1 को, फिर P1 P2 के बाद P1 आएगा, 16 हो जाएगा। तो जो सीक्वेंस होगा हमारा क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे देखो P1 P2, और ये कितना हो जाएगा, 15 के बाद 16 17, और ये कितने हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे P2 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, और P3 सबसे पहले हो रहा है। P3 का यहाँ पे फिनिश टाइम कहाँ पे है, P3 लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में P3 कहाँ है, 11 पे। P3 का टाइम कितना है, 11 है P3 का। P2 का कितना है, 17 है, और P1 का कितना है, 16 है।
मतलब सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ है, P3, फिर P1, फिर P2, P3, P1, P2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड दीज ऑल आर द इनकरेक्ट। समझ में आया क्या, रॉबिन राउंड और यहाँ पे FCFS का हमने यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 55। PYQ है इसलिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। Which of the following represents the language over the alphabet AV consisting of all words beginning with one or more A's and followed by the same number of B's? तो A एटलीस्ट वन होना चाहिए, फिर B भी फॉलो करना चाहिए उसको, फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बीस। तो A स्क्वायर B स्क्वायर जितने B होना चाहिए, अगर मैंने A के लिया तो एक B होना चाहिए, 0 A नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर अगर हमने 2 A लिया, तो हमारे पास 2 B होना चाहिए। फिर अगर हमने 3 A लिया तो 3 B होना चाहिए हमारे पास। अगर हमने 4 A लिया तो फिर हमारे पास 4 B भी होना चाहिए हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि A पावर M B पावर M के फॉर्मेट का होना चाहिए, जहाँ पे M ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, AM BN गलत हो गया, AM BM M ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 सही हो गया, BM AN ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम 30 सेकंड में सॉल्व करने वाला TOC का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। Which of the following is the worst case time complexity of the dynamic programming algorithm for solving the traveling salesman problem TSP on a n cities? तो ट्रेवलिंग सेल्समैन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है थीटा ऑफ n इंटू 2 पावर n होता है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू कैन मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पूरा लेक्चर 30 मिनट 1 घंटे का हो जाएगा। तो जो TSP होता है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टर वगैरह अगर आप पढ़े हो तो उसका होता है थीटा ऑफ n इंटू 2 पावर n। ठीक है, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स? कौन सा कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सो यहाँ पे बेसिकली ये राइट थ्रू और राइट बैक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइट थ्रू और राइट बैक को हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास CPU होता है, समझना बात को। ठीक है, ये हमारा CPU है। ठीक है, ये हमारा कैश मेमोरी है और ये हमारा मेन मेमोरी है। हमारे पास राइट थ्रू और राइट बैक दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं जो आपको यहाँ पे समझने चाहिए। ठीक है, देखो CPU मेन मेमोरी में या तो रीड कर सकता है या तो राइट कर सकता है। ठीक है, अगर CPU कोई भी चीज राइट करना चाहता है मेन मेमोरी में, अगर कोई भी चीज यहाँ पे राइट करना चाहता है, मतलब कोई भी चीज मेमोरी राइट होती है, मेमोरी में राइट भी करते हैं रीड भी करते हैं। तो CPU अगर मेन मेमोरी में राइट करना चाहता है तो राइट थ्रू बोलता है कि आप कैश मेमोरी में और मेन मेमोरी में दोनों साथ में क्या करो, राइट करो। सो कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी टुगेदर, साथ में हमारा साइमल्टेनियसली जो होगा क्या होगा, राइट होगा। किसमें, राइट थ्रू के अकॉर्डिंग। राइट थ्रू बोलता है कि अगर आप कैश मेमोरी में राइट करने जा रहे हो, सेम चीज जो कैश मेमोरी में कंटेंट कहाँ से आया, मेन मेमोरी से, तो राइट थ्रू बोलता है कि कैश मेमोरी में जहां पे आप राइट कर रहे हो सेम चीज मेन मेमोरी में कर दो, ऐसा बोलता है राइट थ्रू। राइट बैक बोलता है कि आप कैश मेमोरी में लिखते जाओ, जब कैश मेमोरी फुल हो जाए या कि आप कैश मेमोरी में कोई भी ब्लॉक रिप्लेस कर रहे हो तो उस ब्लॉक को मेन मेमोरी में बाद में लेटर आप क्या कर दो, राइट बैक कर दो। तो कैश थ्रू का कहने का मतलब ये है कि हम जो कंटेंट हमारा होगा यहाँ पे, कंटेंट जो कैश मेमोरी में होगा एंड जो मेन मेमोरी में होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि CPU क्या करता है, यहाँ पे भी राइट करता है साथ साथ यहाँ पे भी राइट करता है राइट थ्रू के उसमें। राइट बैक में क्या करता है, कैश मेमोरी में राइट करता जाता है, मेन मेमोरी में नहीं करता है। जब भी कैश मेमोरी को हम रिफ्रेश करेंगे, क्लीन करेंगे या कि राइट बैक या कि हम उसके ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे तो मेन मेमोरी में हम क्या करेंगे, राइट बैक कर देंगे। राइट बैक मतलब बाद में राइट करेंगे। तो राइट थ्रू एंड राइट बैक समझ में आया। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? सो इन राइट थ्रू कैश अप्रोच मेन मेमोरी कंटेंट इज ऑलवेज इनवैलिड, गलत। क्योंकि मेन मेमोरी का कंटेंट हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है। इनवैलिड का मतलब क्या है यहाँ पे, इनवैलिड का मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो कंटेंट कैश मेमोरी में है वो मेन मेमोरी में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है राइट बैक के केस में। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट कैश मेमोरी में लिख रहा है CPU बार बार वो मेन मेमोरी में नहीं उपलब्ध है, मतलब इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द फॉल्स। इन राइट बैक अप्रोच अपडेट्स आर मेड ओनली इन द कैश एंड इट मिनिमाइज मेमोरी राइट्स, करेक्ट। हम पहले कहाँ अपडेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन अर्लियर जो मैंने एक्सप्लेन किया, पहले हम कैश में करेंगे फिर बाद में कहाँ करेंगे, मेन मेमोरी में करेंगे। LRU least recently used replacement algorithm can be used in associative and set associative mappings, correct. For direct mapping no replacement algorithm is needed, correct, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे जाएगा। पर मॉडलो वाला जो आपने पढ़ा होगा कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी में, हमें पता होता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है बेसिकली। ठीक है, चलो डायरेक्ट मैपिंग में
और हमारा सेट एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैपिंग में हमें रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की यूज बढ़ता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स। राइट थ्रू राइट बैक आपको समझ में आया होगा, आई थिंक आई एक्सप्लेन वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? If D is equal to R1, R2 is a decomposition of relation R. So we have a relation R and we have decomposed into R1 and R2. हमारे पास एक बड़ा रिलेशन था, उसको R1 and R2 में हमने डिकम्पोज किया। And F is the set of the functional dependencies on R. So F is set of FDs. Set of FDs. Then which of the following ensures that the decomposition D is lossless? तो कौन सा इंश्योर करता है कि डिकम्पोजिशन डी इज लॉसलेस? डिकम्पोजिशन जो डी होता है वो लॉसलेस होता है। देखो सबसे पहले R1 में और R2 में एक कॉमन चीज होनी चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी हम उसको लॉसलेस बोलते हैं। ठीक है, तो R1 और R2 इंटरसेक्शन तो हमें लेना पड़ेगा और इट शुड डिराइव आइदर R1 और R2 बोथ, R1 और R2 बोथ। तो सबसे पहले यूनियन वाला जो है, यूनियन वाला तो गलत हो गया और नॉट इंक्लूड वाला ऑल्सो गलत हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है R1 इंटरसेक्शन R2 डिराइव्स R1, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारा जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो होना चाहिए, किसी एक का की होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का की होना चाहिए। दैट डिफाइंस ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर बी सी डी आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो की तभी होगा जब वो डिराइव करेगा R1 माइनस R2 को, और इट शुड बी द पार्ट ऑफ द FDs F प्लस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन एट्रीब्यूट अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा? लॉसलेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 139452 इज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो अगर किसी भी नंबर का आप नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो देखो किसी भी नंबर का, अगर मान लो मैक्सिमम नंबर, अब मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर कितना डिजिट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 डिजिट डेसिमल क्या होगा? 99999। इसमें से माइनस कर दो जो नंबर दिया हुआ 139452। भाई टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते, अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या करते हो? बिट्स को कॉम्प्लीमेंट ही तो करते हो। अगर किसी भी नंबर का आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, सपोज दैट मैं बोलता हूं आपको, आई एम टेलिंग यू दैट कि व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101, तो आप क्या बोलोगे? सर इसका 010 होगा। एक्चुअल में कैसे आया? मैक्सिमम नंबर जो पॉसिबल था 11 था, इसमें आपने 101 को क्या किया? माइनस किया, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ये तो हम मैक्सिमम नंबर जो पॉसिबल है उस नंबर ऑफ डिजिट्स में, उसमें से माइनस कर देते हैं नंबर को, तो उतना कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। 9 में 2 गए 7, 9 में 5 गए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, 9 में 4 गए, कितना हो जाएगा? 5 0 6 8, 860 547। दिस इज द आंसर नंबर सी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया होगा, ये तो बेसिक है फ्रॉम द डिजिटल लॉजिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। अ फ्लिप फ्लॉप हैज अ प्रोपगेशन डिले ऑफ 20 नैनोसेकंड फ्रॉम द टाइम द क्लॉक इनपुट goes from 1 to 0 until the output is stabilized. What is the maximum delay in the 16-bit ripple counter constructed using these flip flops? तो देखो यहाँ पे जो TP दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 20 नैनोसेकंड दिया हुआ है, और हमें बनाना है 16 बिट्स बाइनरी रिपल काउंटर। हमें बनाना है रिपल काउंटर। रिपल काउंटर जो होता है वो होता है असिंक्रोनस काउंटर, और असिंक्रोनस काउंटर में 16 बिट मतलब 16 फ्लिप फ्लॉप हमें क्या करनी है? हमें लगनी है। ठीक है, 16 फ्लिप फ्लॉप्स हमें क्या करनी है? हमें लगनी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अप टू 16 हमें फ्लिप फ्लॉप लगनी है। असिंक्रोनस में क्या होता है कि जब तक हमें इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नहीं आ जाता, ये फ्लिप फ्लॉप फंक्शन नहीं करेगा। मतलब अगर इसका प्रोपगेशन डिले 20 है तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा। सो हमारा जो टोटल प्रोपगेशन होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस अप टू 16 होगा। मतलब क्या हो जाएगा? 20 इंटू 16 होगा, दैट इज अ 320 नैनोसेकेंड। तो 320 नैनोसेकेंड क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर? क्यों? क्योंकि ये रिपल काउंटर जो होता है हमारा असिंक्रोनस काउंटर होता है, इसलिए 20 इंटू 16 कर दिया, दैट इज अ 320 नैनोसेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 62, लेट एल बी द लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट ABC कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वर्ड्स फ्रॉम द A पावर R, B पावर S, C पावर T, where R S T greater than 0, which of the following regular expressions are satisfied? ओके, कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? तो देखो यहाँ पे जो हमारा R S T जो हमारा है ग्रेटर देन क्या है? 0 है।
ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। देखो इसमें हम एप्सिलॉन डिराइव कर सकते हैं, बट हमारे लैंग्वेज में एप्सिलॉन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमारा जो मिनिमम लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, ए बी सी होगा। मिनिमम जो लैंग्वेज होगा ए बी सी होगा, 3 लेंथ का। यहाँ पे देखो हमें ए मिल सकता है और बी मिल सकता है, बट यहाँ पे ए बी भी डिराइव हो सकता है, बट मिनिमम क्या है, ए बी सी है। हमने स्टार को 0 ले लिया, स्टार को 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया अगर, तो ए भी हो जाएगा डिराइव मिनिमम। यहाँ से मिनिमम जो लैंग्वेज जनरेट हो सकती है, मिनिमम वो हो सकती है एसी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ से देखो मिनिमम जो होगा एबीसी हम डिराइव कर सकते हैं। स्टार यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो एबीसी मिनिमम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इससे इजी क्वेश्चन आपको गेट में, सीआईएल में, किसी बीएसयूज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में नहीं मिल सकता। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो होता है हमारा कहाँ पे काम करता है, हमें पता होना चाहिए। डाइजेस्टर एल्गोरिथम तो ग्रीडी अप्रोच पे काम करता है। तो पहले का तो क्यू हो गया, ठीक है। टावर ऑफ हनोई जो हमारा होता है रिकर्सन पे काम करता है, दूसरे का एस हो गया। फ्लॉड वर्सल एल्गोरिथम डायनेमिक अप्रोच पे काम करता है, तीसरे का हमारा आर हो गया। मर्ज और डिवाइडेड कंकर पे करता है, तो चौथे का क्या हो गया, पी हो गया। 1 का क्यू हो गया, दूसरे का एस हो गया, तीसरे का आर हो गया, चौथे का पी हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये एप्लीकेशन है इनकी, बहुत ही सिंपल। एल्गोरिथम मैंने पूरा पढ़ा रखा है, जाके देख सकते हो एल्गोरिथम का पूरा कोर्स, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। द लिस्टिंग ऑफ नोड्स आफ्टर अप्लाइंग द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सन ऑन द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इज। ओके, हमें बाइनरी ट्री में क्या करना है, प्री ऑर्डर हमें अप्लाई करना है। प्री ऑर्डर मतलब यहाँ पे डॉट रख दो, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। पहले जहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या रख दो, डॉट रख दो, प्री ऑर्डर, ठीक है। अब हमें चलना स्टार्ट करना है, चलना स्टार्ट। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, यहाँ से, ठीक है। तो ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर एच हो गया। ए बी डी एच, ए बी डी एच, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए बी डी एच तक मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ रहा, आई आ रहा, क्या आ रहा हमारा, आई, ठीक है। आई, ए बी डी एच आई, तो इनमें चेक करो, ए बी डी एच आई, ए बी डी एच आई आ रहा है, ठीक है। पूरा करके देख सकते हो, पूरा करना हो तो फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ए बी डी एच। अगर आपने आई किया तो हम ऐसे जाएंगे, नॉट लाइक दिस, बी विल ट्रेवल लाइक दिस, like this, like this, like this, and E will come first. E will come first. Then J will come. Then again will travel like this. फिर K will come. फिर हम ऐसे जाएंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, C आएगा, फिर F आएगा, फिर हमारे पास L आएगा, फिर हमारे सबसे पास क्या आएगा, लास्ट में G आएगा। लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, G आएगा। लास्ट में G कहाँ आ रहा है, D में आ रहा है। इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल है, मैंने हर वीडियो में बताया। क्वेश्चन नंबर 64 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65, दिस इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज अ मतलब ये क्वेश्चन में एरर है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ऑप्शन में यहाँ पे एरर नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा एम्प्लॉय नेम और सैलरी विद द टपल्स। हमारे पास नेम और नेम दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, टपल्स दिए हुए हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 टपल्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, हमारे पास एक क्वेरी दी हुई है, इसका आउटपुट क्या होगा, सेलेक्ट नेम कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा जो फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन को हम बिना ग्रुप बाय के यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे तो ये एरर है। बट यहाँ पे वो खूब क्या पूछ रहे थे, वो हम थोड़ा लॉजिक लगा के सोच सकते हैं। सेलेक्ट मैक्स, देखो यहाँ पे जो इनर क्वेरी है क्या बोल रहा है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मैक्स सैलरी कितनी है यहाँ पे, 10,000। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, सेलेक्ट नेम मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 10,000। तो ये बोल रहा है कि ऐसी सैलरी निकालो हमारे एम्प्लॉय टेबल से जो मैक्सिमम तो हो बट 10,000 से क्या हो, लेस हो। मतलब सेकंड मैक्स सैलरी पूछ रहा है, दैट इज 99,800, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो एक्चुअल क्वेरी होनी चाहिए थी, जो ये लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। एक्चुअल क्वेरी ये है, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन इक्वल टू सैलरी मैक्स सैलरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें 10,000 क्या कर देगा, सेलेक्ट करके हमें दे देगा, ठीक है 10,000। फिर हमें करना है सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 10,000। तो ये सैलरी हमें कितना दे देगा निकाल के, 9800 दे देगा। फिर हमें इस यहाँ पे हमारा सैलरी कितना आ गया, 9800 आ गया। फिर हम इस यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस क्वेरी के थ्रू फिल्टर मार लेंगे। आपको समझ में आया होगा कि मैंने उस क्वेरी को गलत क्यों बोला, वो गलत क्यों दिया हुआ था एग्जाम में। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट आई थिंक चैलेंज किया होगा किसी ने क्वेश्चन, तो सबको नंबर मिला होगा। आई थिंक सो, मिलना चाहिए था वैसे सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड k कनेक्टेड कंपोनेंट्स इज।
मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ, हमें एक सिंपल ग्राफ दिया है, एन वर्टिसेस दिया है एंड के कनेक्टेड कंपोनेंट्स दिया है, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू n, हम n वर्टिसेस लेते हैं, ठीक है, n वर्टिसेस लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको डिराइव कैसे कर सकते हो फार्मूले को, अगर आपको पता भी नहीं है तो बहुत ही जल्दी। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, n नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे पास, एंड हमारे पास k नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, अगर हमारे पास कंपोनेंट्स है तो मैं k को 1 ले लेता हूँ, मतलब केवल एक ही कंपोनेंट है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वर्टिसेस होंगे यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी, मतलब एक कंपोनेंट है, मतलब अगर n वर्टिसेस है, n इक्वल टू अगर मैंने 4 लिया, मतलब पूरा कंप्लीट ग्राफ बनेगा मैक्सिमम के लिए, अगर n इक्वल टू 4 लिया। और इसमें एजेस कितनी होगी, यहाँ पे अगर देखोगे तो nc2 दैट इज 6, 4c2 दैट इज 6। आप हिटल ट्राइन लगा के यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते थे, तो ऑप्शन आप पुट करके n इज इक्वल टू 4 चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आएगा, और ये सब क्या आएंगे, गलत आएंगे। अच्छा, अगर किसी को लगता है सर हमें फॉर्मूला और अच्छे से कैसे ड्राइव करना है, देखो अगर मैं मानता हूँ कि हमारे पास n, हमारे पास वर्टिसेस है, ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास n वर्टिसेस थे, ये हमारे पास n वर्टिसेस थे, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास n वर्टिसेस थे, अब हमने बोल दिया k कंपोनेंट्स है, ठीक है, k, तो मैक्सिमम एजेस, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एजेस हो सकती है, तो हम कैसे करेंगे मैक्सिमम एजेस के लिए, देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, हमारे पास k कंपोनेंट है, तो k कंपोनेंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ, ठीक है, k कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर देता हूँ, मतलब k मतलब मैं हर एक कंपोनेंट को एक एक मैट्रिक्स का बनाऊंगा, मैक्सिमम एज लाना है मुझे इसलिए। तो हमारे पास ये, हमारे पास यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, 4 वर्टिसेस है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्टिस होंगे वो कितने होंगे, n माइनस के होंगे, और इनसे मैं क्या बना दूंगा, कंप्लीट ग्राफ बना दूंगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस होंगी हो जाएगा n माइनस के c2 हो जाएंगे इसके थ्रू। हमने जो k कंपोनेंट लिए, k कंपोनेंट वो हमने आइसोलेटेड ले लिए, क्योंकि हमें जो बड़ा वाला कंपोनेंट बनेगा हमारा, एक सिंपल कंपोनेंट बनेगा, हमने k माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने k माइनस 1 लिए, तो n माइनस k माइनस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, हमने k माइनस 1 ले लिया, एक हमारा इधर रहेगा बड़ा वाला। तो हमने क्या किया, k माइनस 1 कंपोनेंट जो थे उन्हें आइसोलेटेड वर्टिक्स वाले कंपोनेंट बना दिया, बाकी का जो हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस बचे, n माइनस के प्लस 1 वर्टिसेस बचे, इससे हम क्या बना देंगे, कंप्लीट ग्राफ बना देंगे, और n माइनस के प्लस 1 c2 हमारे पास क्या हो जाएंगी, एजेस हो जाएंगी। आर यू गेटिंग इट? मैंने बोला हमारे पास n नंबर ऑफ ऐसे सेपरेटेड वर्टिसेस हैं अभी, ठीक है, हमारे पास ऐसे वर्टिसेस हैं n वर्टिसेस, हमने k माइनस 1 कंपोनेंट यहाँ से चूज कर लिया। कैसे कंपोनेंट, एक ये पहले कंपोनेंट k1 हो गया, a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, बाकी वर्टिस कितने बचे, n माइनस के प्लस 1, इससे मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट ग्राफ बना दिया। तो कंप्लीट ग्राफ में n वर्टिसेस में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, nc2। अच्छा, नंबर ऑफ वर्टिसेस को जो हमारा n माइनस के प्लस 1 बचा, उससे हमने कंप्लीट ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि एज क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी, n माइनस के प्लस 1 c2, इसको आप सॉल्व कर लो, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, nc2, ncr क्या होता है, ncr n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को n बराबर 3 और n बराबर 4 वगैरह मैट्रिक्स वैल्यू लेके, k इज इक्वल टू 1 2 ऐसे लेके आप ऑप्शंस को जल्दी वेरीफाई कर लें, ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए। क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन डायमेंशन अरे विद द लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू माइनस 104 एंड द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू इज 104। तो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू है 104 है, इसका 1024 है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 होता है, तो 1024 माइनस का माइनस 1024 प्लस 1 दैट इज 2048 प्लस 1 हो जाएगा 2049। इससे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं था, ठीक है, कोल इंडिया में इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं था एरे का, मतलब कोई भी पेपर नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। द टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द कंप्लीट ग्राफ K4 इज, K4 में कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज होंगे, तो K4 तो आप बना भी सकते हो, वैसे K4 आप अगर बनाना चाहो तो, बट हमें एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n पावर माइनस 2। अगर हमारे पास kn दिया है, कंप्लीट ग्राफ दिया है, kn दिया है, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होता है n इंटू n माइनस 2, तो n कितना है यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 2, तो 4 पावर 2 स्क्वायर दैट इज 16 इज आंसर, 16 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का 16 इज द आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी। Which of the following relationships holds for non-random access memory? Which of the following relationship holds for non-random access? तो non-random मतलब हमारे पास random access नहीं होगा कि हम कहीं भी, अगर ये हमारे पास एक मैग्नेटिक टेप है, कोई भी मेमोरी है, तो हम रैंडम, नॉन रैंडम मतलब हम
सीक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं, सीक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं, ऐसे जाते जाते सर्च कर रहे हैं, नॉट की रैंडम। वेयर टी इज द एवरेज टाइम टू रीड और राइट एन बिट्स। ओके, हमें एन बिट्स राइट करना है। टी इज द एवरेज एक्सेस टाइम, एन इज द नंबर ऑफ बिट्स एंड आर इज द ट्रांसफर रेट। तो जो हमारा एवरेज टाइम होगा टी हो जाएगा एक्सेस टाइम प्लस यहाँ पे आर इज द ट्रांसफर रेट इन बिट्स पर सेकेंड। हमें कितनी बिट्स ट्रांसफर करनी है, एन। तो फॉर देखो यहाँ पे ट्रांसफर टाइम कितना लगेगा, ट्रांसफर टाइम फॉर आर बिट्स कितना हो जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा ट्रांसफर टाइम। देखो हमें अगर मैं एवरेज टाइम निकालने की कोशिश करूं, टी एवरेज हमारा जो, अगर हम फॉर्मूला जो डिराइव कर सकते हैं टी एवरेज का, वो कैसा होता है, टी एवरेज होता है टी एक्सेस प्लस टी ट्रांसफर। तो टी एवरेज टी ए दिया हुआ है, टी एक्सेस टी ए दिया है, अब हमें टी ट्रांसफर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास आर इज द ट्रांसफर रेट इन बिट्स पर सेकेंड। सो अगर आर हमारे पास ट्रांसफर टाइम है तो एन बिट्स के लिए कितना लगेगा, एन बाई आर लगेगा, टी ट्रांसफर एन बाई आर। एक बिट के लिए कितना लग रहा है आर, तो एन बिट के लिए एन बाई आर, तो टी ए इज इक्वल टू टी एन प्लस एन बाई आर लगेगा टाइम। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दीज ऑल आर द इनकरेक्ट। टी एवरेज दिया हुआ था बेसिकली क्वेश्चन में, तो वो फार्मूला फिट करने के लिए बोल रहा था कि फार्मूला कैसे फिट करोगे आप, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सीओए का क्वेश्चन है एंड दिस इज द आउटडेटेड। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरे से भी नहीं बना था, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया फिर आपको समझा रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट एक्सेस जो होता है हमारा, वो होता है रेड 5 में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, दिस इज द आउटडेटेड, ठीक है। पैरेलल एक्सेस जो होता है वो होता है रेड 3 पे, और मिररिंग जो होता है वो होता है रेड 1 पे, स्ट्रिपिंग जो होता है वो होता है रेड 0 पे। सो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता, बट फिर भी मैंने लिया है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि ये आउटडेटेड है, और आपको अगर नहीं बना क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू डिमोटिवेट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो में मजा आया हो तो कमेंट डाउन एंड टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 30 क्वेश्चन रह चुके हैं जो अपकमिंग 2 वीडियोस में मैं बना दूंगा, और फिर हम 1 शॉट वीडियोस भी पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं। तो लाइक जरूर कर देना यार ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।